फेरी टेल में दुनिया के सबसे बड़े अफसाने होते हैं। शहजादी की जिंदगी का मकसद, अगर शहजादी के अलावा कुछ होता तो आज की लड़कियों के ख्वाब बस एक मर्तब में दूध ना होते। वो राहदारियों में सेगम के पीछे भाग रही थी, मगर वो उसे सुन नहीं रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था, कदम तेज। कुछ ने सामने से आकर उसका रास्ता रोका। सेगम को रुकना पड़ा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसका चेहरा गीला था, आवाज रूंधी थी। क्या मैंने कभी तुमसे ये सब करने को कहा? हाँ, मगर उस लड़के ने जरूर कहा था, जिससे तुम रातों को जाग जाग कर बातें करती थी। कूंज का दिल उछल कर हलक में आया था। वो साकिन रह गई। जेगम आंखों में सुर्ख अंगारे लिए उसे देखता रहा। शायद तुम भूल गई थी, मगर तुम्हारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का पासवर्ड मेरे पास था। उस लड़के ने तुमसे चार बोल तारीफ के क्या बोल दिए। तुमने मुझसे बेवफाई कर दी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। ऐसा ऐसा नहीं है। मैं समझाती हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ, कूंज हाकिम नवाब। वो हिकारत से कहते आगे आया। तुम एक इनसिक्योरिटीज की मारी लड़की हो। तुम सिर्फ अपनी बहन से नहीं, तुम हर खूबसूरत इंसान से ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें लगता है एक दिन तुम्हारा रंग साफ हो गया हो तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज तक अपने चेहरे, अपने जिस्म को कभी कबूल ही नहीं किया। लोग, उनकी बातें, उनके रवैये, उनकी सलाह तुम पे असर रखती है, क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई सोच है ही नहीं। तुम्हारा रंग अगर ठीक हो गया तो वजन की परवाह होने लगेगी। अगर वजन सही रहा तो आंखें, नाक, बाल। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुम नहीं हो। तुम्हें अपनी आंखें अच्छी लगती हैं, अपना रंग पसंद है। तुमने लोगों को अपने ऊपर हुक्मरानी दी है, और तुम जैसे लोग कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम अपने आप से खुश नहीं हो। मेरी तरफ से अब तुम जहन्नुम में जाओ। प्लीज सेगम, प्लीज, ये मत करो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। अगर तुम कभी मुझे कह देते कि तुम्हें मेरे रंग से कोई मस्सा नहीं, अगर तुम मेरी तारीफ कर देते तो ये सब ना हुआ होता। कोई इंसान क्यों आकर तुम्हें बताएगा कि तुम कैसी हो? तुम अपनी आवाज क्यों नहीं सुनती? लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम उस लड़की के साथ रहो, हैप्पीली एवर आफ्टर। वो तमस्सराना अंदाज में हाथ फैलाकर बोला था। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। शहजादा चाह रहा था। ये फेरी टेल नहीं थी। ये फेरी टेल कैसे हो सकती थी? चलो, साकित खड़ी खोज का मोबाइल बजा तो उससे धीरे से मोबाइल ऊंचा किया। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब मेरी तरफ देखना। मैं हमेशा तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। खोज ने अजीब सी नजरों से उस मैसेज को देखा। क्या वो गलत शहजादे पे इन्हसार कर चुकी थी? क्या असल शहजादा अब आया था? फेरी टेल्स में जब राज खुलते हैं, हर तरफ स्याही या फिर सब्ज रोशनी छा जाती है, मगर राज खुलने का एक वक्त होता है, और शायद वो वक्त आ चुका था। अगली सुबह का जिक्र है। अस्पताल की ठंडी राहदारियां अजीब सोगवारियत में डूबी थीं। जीनिया हाकिम नवाब की व्हीलचेयर घसीटते हुए उन्हें ऑपरेशन रूम की तरफ ले जा रही थी, मगर उससे थोड़ी देर पहले वो ताज़ा हवा खाने जाते थे। तीसरी मंजिल की दीवार की खिड़कियों के करीब वो रुक गई। उसी पल उसका फ़ोन बजने लगा। तुम सिटी हॉस्पिटल में हो ना? कॉल अटेंड करते हुए से पहला जुमला यही सुनने को मिला था। मैं दूसरी मंजिल पर हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तीसरी मंजिल पे, रूम नंबर 307 के सामने हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी मंजिल पर खड़े फ़ोन कान से लगाए कैसे गहरी सांस ली। कल रात उससे एक बार भी ग्वादर का नंबर मिलाया था, मगर जिससे बात करनी थी हो ना सकी। और कल रात से उसे एक ख्याल सता रहा था, सीनिया हाकिम। उसके जहन में एक बार फिर ख्याल आया था कि कहीं ये उसके मंगेतर तो नहीं। खुद को हजार बार झटका दलीलें पेश की, मगर बेसुध सांस सिल में चुप चुकी थी। फिर उसके जहन में एक अछूता ख्याल आया, जीनिया हाकिम के बाप से मिलने का ख्याल। मैं अपनी एक दोस्त की तबीयत पूछने आया था, तो सोचा तुम्हारे फादर से भी मिल लेता हूँ। मैं ऊपर आ रहा हूँ। अपनी कहकर कॉल काट दी। हाकिम नवाब हन्नूस खिड़की से बाहर देख रहे थे। जीनिया उनकी हक में खड़ी हो गई। उसी पल लंबी राहदारी में गैस सुमादार हुआ। उसकी नज़रों की सेहत बिल्कुल सेहत में जीनिया हाकिम अपने बाप के साथ खड़ी थी। वो उससे कुछ कह रहे थे और जीनिया गौर से सुन रही थी। गैस की नज़र उठी, मगर उसकी नज़रों के आगे कोई आ गया था। वो कोई हामला औरत थी, जिससे अपने 3 साला बच्चे का हाथ पकड़ रखा था, और वो गिरते गिरते बची थी। हाथ में पकड़े कागजात एक एक करके हाथ से छूट गए। गैस ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे संभाला, फिर नीचे देखा। उसके फ्लैट शूज़ के लेसिस खुले हुए थे, और उसकी हालत देखकर लगता था वो झुककर बांध नहीं सकती। उससे गहरी सांस ली और नीचे झुक गया। शू लेसिस ठीक से बांधे।
और एक-एक करके उसके कागज़ात समेटने लगा। चंद पल बाद उठ खड़ा हुआ। औरत ममनून सी उससे कुछ कह रही थी और वो बस सर हिला रहा था। अगर उन्हें छोड़कर 10 सेकंड वक़्त को पीछे ले जाओ और सामने खड़ी ज़ीनिया को देखो, तो बशर उससे हाकिम नवाब को कहीं ले जाने का कह रहा था। ज़ेग़म भी साथ खड़ा था। चंद सेकंड का खेल था और बशर हाकिम उन्हें लिए चला गया। मगर उसी पल एक और व्हीलचेयर और पर बैठा आदमी धीरे-धीरे से व्हीलचेयर चलाता आगे जा रहा था। उसकी नर्स पास खड़ी फ़ोन पे बात कर रही थी। आदमी ने रुककर ज़ीनिया से कुछ पूछा। शायद वो ज़ेग़म और उससे कपल समझ रहा था। ज़ीनिया हँसते हुए उसकी नफ़ी करने लगी। उसी पल गैस के सामने से वो औरत हटी और ज़ीनिया हाकिम सामने आई। व्हीलचेयर वाले आदमी को अब नर्स और उसका बेटा कहीं ले जा रहा था। ज़ीनिया ने सामने देखा, गैस उसे ही देख रहा था। ज़ीनिया ने उससे नज़र फेर कर व्हीलचेयर वाले लड़के से कुछ कहा, शायद उसके बाप के बारे में कुछ। फिर सामने से आते गैस को देखा। चंद पल में वो उसके सामने खड़ा था। ज़ेग़म ज़ीनिया के साथ था। गैस अभी उसके बारे में कुछ पूछता कि ये मेरा भाई है। ज़ीनिया फ़ौरन बोली, मबादा वो कोई और ही मतलब ना ले ले। तुम्हारे अब्बा वो कहाँ है? वो जिनके साथ मैं अभी खड़ी थी ना, वो मेरे अब्बा थे। मेरा भाई उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गया है। मुलाकात नहीं हो सकेगी। ज़ीनिया ने मतानत से जवाब दिया। गैस के दिल से ढेर सारा बोझ से रख गया। उसका दिल हल्का हो गया था। यानी वो जो आदमी अभी उसके सामने से गया, वो हाकिम नवाब था और जो उसके साथ था, वो ज़ीनिया का भाई। आह! वो भला क्या-क्या सोचने लगा था। बशर नहीं था वो। कम से कम बशर को तो वो उसके चेहरे से पहचानता था। उसके वहम दूर जा सोए। फेरी टेल ने हर ओर अपना जाल बिछा दिया और फेरी टेल का एक अलमिया होता है, एक लंबा अरसा खुशियाँ रहती हैं। वो ज़ीनिया से फिर कभी कहकर आगे बढ़ गया। सब्ज़ रोशनी नहीं छाई। स्याही ने किसी को अपनी लपेट में नहीं लिया। अभी वक़्त था, अभी मोहलत थी। कुछ इंसान विलन नहीं होते, हीरो नहीं होते, सफ़ेद और स्याह नहीं होते, बस इंसान होते हैं। वो जिन्हें कहानी की लाइमलाइट नहीं मिलती, मगर एक दिन वो कहानी पे छा जाते हैं, यूं कि बाकी हर किरदार छुप जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेंच पे बैठा बशर हाकिम सर को हाथों में गिराए हुए था। आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे। उसे आज मालूम हुआ था वो हाकिम नवाब से कितनी मोहब्बत करता है। उसे आज मालूम हुआ था अस्पताल की बेंच पे बैठकर इंतज़ार करना क्या होता है। अस्पताल के इजाज़तनामे पे दस्तखत करते हुए उसके हाथ बाकायदा काम पे थे। जीनिया उसके करीब ही बैठी थी, गर्दन सीधी किए उसकी आंखें सपाट थीं। कई लम्हे बाद बशर का मोबाइल थरथराया। उससे चेहरा उठाकर देखा, उरूज की कॉल थी। बशर का रुआं रुआं पुरसुकून होने लगा। मियाँ बीवी के ताल्लुक में बड़ी ही बरकत और ताकत होती है। अगर आपका साथी मुसीबत और परेशानी के वक्त आपके साथ खड़ा हो, तो बाकी हर दुख दर्द छोटा लगने लगता है। उससे कॉल अटेंड की और बेंच से उठकर ज़रा से फांसी पे आकर खड़ा हो गया। कैसे हो? मामू कैसे हैं? उसकी आवाज़ बोझल थी। ऑपरेशन थिएटर में है अब्बा। और मैं ठीक नहीं हूँ। मुझसे नहीं संभाला जा रहा। ये सब बहुत मुश्किल है। मैं अब्बा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी आवाज़ गीली थी। वो कमज़ोर पड़ रहा था, सही इंसान के सामने। तुम मुझसे नाराज़ हो ना? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो। ज़हनी, अब्बा, बलाज या फिर किसी भी तीसरे की वजह से। मुझे हम दोनों का ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहिए था। मैं आइंदा किसी तीसरे को हमारे बीच नहीं लाऊंगा। इट्स ओके बशर, इट्स ओके, सब ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। मैं वक्ती तौर पे तुमसे बहुत नाराज़ थी, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी और बदगुमानी की दीवार को इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि उसके पार अपने साथी का दुख और टूटा दिल नजर आना बंद हो जाए। जिस शादी में इंसानियत ना हो वो नहीं चलती, और हमारी शादी में तो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, शफकत, इतबार है। वो रो रही थी। बशर ने अपनी आंखें साफ की। और इंसानियत सिर्फ मेरी तरफ से है। वो हंसते हुए बोला, क्योंकि मेरी तरफ से मोहब्बत है। वो इतने धड़ल्ले से बोली कि बशर के दिल को सुकून मिला। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि ज़ीनिया उसे बुलाने लगी। बाद में बात करते हैं। बशर ने कहते हुए कॉल काटी और दोबारा बेंच की तरफ बढ़ा गया। अब की बार दिल हल्का था, रूह सरशार। किस्म आज खामोश था, अफसरदा और किसी कदर मुसीबत ज़दा। गैस गंभीर का ऑफिस सुनसान था और मेरी गंभीर का ऑफिस रूम ढेर सारे लोगों की मौजूदगी लिए हुए। कई माहिरीन जो उसे मशवरे देने आए थे, कहीं बीच की राह निकालने, मगर ना जाने क्यों
मेरी गंभीर को उनके बताए हल ठीक नहीं लग रहे थे। सफ़ेद बटन शर्ट के साथ धारीदार नीली सफ़ेद पैंट पहने वो बेचैनी से अपनी टांग हिला रहा था। आसिफ मुनीर मेरी कज़न का दोस्त है, अगर आप कहें तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। ज़ारा ने राय दी। वो क्या ही बात कर लेगी। मेरी ने नफ़ी में सर हिलाया। हमें वासिफ के साथ डील कर लेनी चाहिए। बीक्यू में से क्रेडिट्स दे देते हैं। इस वक्त मसलियत काम आएगी। सफ़ेद दाढ़ी वाले वकार बोले थे। हमें खामोश रहना चाहिए। मेरा ख्याल है वासिफ महज डरा रहा है। वो करेगा कुछ भी नहीं। या फिर हम कैसे बात कर लेते हैं। मशावरत कमेटी के अलग अलग तजज़िये और मशवरे थे। 3 वीडियोस कैसम की थीं। मुझे कोई ये समझाए कि ये तीनों वीडियोस उसके पास पहुंची कैसे। मेरी चबा चबा कर बोला। क्या इसका मतलब ये है कि कैसम की दीवारें इतनी कमज़ोर हैं कि राजू का बोझ नहीं सह सकती, या फिर ये कि अंदर के लोग रास्ता बताते हैं। रज़ा मुराद साहब ने समाना शनास मुस्कुराहट से उसे देखा। हर बार दीवारों का कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं होता। कई बार बाहर के फेंके जाल मजबूत होते हैं। मुख्तसर अल्फाज प्लीज़। मैं कैस नहीं, मेदी हूँ। वो उनकी मुश्किल इस सलाहत से झुंझलाया। चंद रोज़ पहले कैसम के सिस्टम में कुछ मसाइल हो गए थे। हमारी टीम को लगा था कि सिस्टम जाम हो गया है, मगर मुझे लगता है सिस्टम हैक हो गया था। रज़ा मुराद की बात पे मेरी का दिमाग ठनका था। उसकी आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई। उससे हाथ के इशारे से हरी को बाहर निकलने को कहा। एक लम्हे को, बस एक लम्हे को उसकी आंखें गैर इंसानी हुई थी, फिर वापस नॉर्मल। अभी दुनिया में कोई ऐसा पेशा नहीं बना था जिससे वाबस्ता लोग मेदी के दोस्त ना हों। मोबाइल उठाते हुए वो जे का नंबर मिला रहा था। सिलसिला मिल गया तो उसकी आंखों ने एक बार फिर रंग बदला। अब वो आंखें मासूम लगती थीं। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ जे? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं जानता हूँ तुम मुझे फेवर नहीं देना चाहोगी, और अगर तुम राजी हो भी जाओ तो मैं तुमसे कोई काम नहीं लूँगा। क्या तुम मुझे कोई ऐसा कॉन्टैक्ट दे सकती हो जिस पे मैं भरोसा कर सकूं? मुझ पे घेरा तंग पड़ रहा है जे। इस बार भी खामोशी। मेरी ने खुद आंखें बंद की, अपने आप को ढेर सारी मलामत की। अगर आज जोरेज होता तो मुझे इतनी मुश्किल ना पेश आ रही होती। उससे दिक्कत से अल्फाज घसीटे। 10 मिनट में कोई तुमसे रब्ता कर लेगा, तुम्हें जो चाहिए वो ले आएगा। अल्फाज असरअंदाज हुए थे जाशिया के दिल पे। मगर मेहंदी गंभीर अगर दिलों को जोड़ना जानता था तो उसे दिलों पे ज़रब लगाना भी खूब आती थी। अगले 10 मिनट में उसके पास एक नंबर था और अगले 1 घंटे में एक मुकम्मल सेटअप। 3 लड़के थे जो कानों में माइक लगाए बैठे थे। मेज़ पे कई सारी स्क्रीन नस्ब थी जिनके ऊपर अजीबोगरीब नंबर्स का खेल जारी था। ये एक कैसम का सिक्योरिटी सिस्टम था जिसके आगे 3 हैकर्स बैठे थे। मेरी सफ़ेद पर्दे चेहरे के साथ उनकी आँख में बैठा था। फर्श पे जा बजा सिगरेट के जल चुके टुकड़े पड़े थे। सारे का सारा धुआं अंदर से मेरी का दिल जला रहा था। 12 घंटे खत्म होने में सिर्फ 5 घंटे बाकी थे और हाथ अब भी कुछ न लगा था। यहाँ से वहाँ चक्कर काटते मेरी का सबर जवाब देने लगा था। मुझे लगता है तुम लोग ये काम नहीं कर पाओगे। 7 घंटे हो गए और हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। वो चिल्लाया। लड़की ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। सॉफ्ट ड्रिंक का कैन मुंह से लगाया, लंबा घूंट लिया, फिर कहा, मैं अगले 7 घंटों की गारंटी भी नहीं देता। वासिफ के साथ जो लोग हैं होशियार हैं। ना वो लिंक को टैप करते हैं कि हम उसके ज़रिए उसकी फाइल्स तक रसाई हासिल करें, ना ही वो कोई मैसेज देख रहे हैं। और उसी तरह हमारे 101 तरीके नाकाम हो चुके हैं। दूसरा लड़का बोला। लेकिन आप फिक्र न करें, वासिफ के साथ जो होगा वो आधी दुनिया देखेगी। ये तीसरा लड़का फिल्मों और ड्रामों का खासा शौकीन लगता था। मेरी एक बार फिर बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। अगर कैस को मालूम हो गया तो वो उसकी कवर बना देगा। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि उन तीनों में से एक का मोबाइल बजा। पिज़्ज़ा का स्लाइस मुंह में रखते हुए उससे फ़ोन उठाया। हाँ, जाशिया बोलो। अरे नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त है। हम काफ़ी देर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर उसका सिस्टम छोड़कर उसके कॉन्टेक्ट्स का सिस्टम हैक करो, यकीनन कुछ मिलेगा। और उसके कॉन्टेक्ट से मेरा मतलब है उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फिर किसी किस्म का स्कैंडल। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। सख्त लहजे में कहकर उससे कॉल काट दी। तीनों लड़के अब इंतहाई फुर्ती से काम करने लगे थे। उसी पल दरवाज़ा धकेल कर बराक हनीफ अंदर आया। उसके चेहरे पे भी हवाएं उड़ रही थीं। मेरी जख्मी शेर की तरह उस पर झपटा था और खींचकर उसे दीवार के साथ लगाया, बाजू उसके गले पे रख दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि बराक को कुछ समझने का मौका ना मिला। उसका सांस बंद होने लगा था। तुम्हारी एक गलती, एक छोटे से इंतकाम की वजह से हम आज कहाँ हैं, खुदा की कसम।
अगर कैसम को कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हें कब्र में उतारूंगा। वो जोर बढ़ाता जा रहा था। बराक का सांस बंद हो रहा था। मेरे पास कुछ है। वो अटक अटक कर बोला। मेरी ने एक झटके से उसे छोड़ा। बराक बुरी तरह खांसने लगा था, मगर सब्ज आंखों वाला आदमी उसे देख तक नहीं रहा था। दर्द उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। हमारे पास कुछ है। तीनों बायक वक्त बोले थे। मेरी तेजी से उनके करीब आया। स्क्रीन पे अब कुछ तस्वीर थी जिनमें वासिफ मुनीर अपने बाप और 3 मर्दों के साथ खड़ा था। वो 3 मर्द कोई आम मर्द नहीं थे। पिछले दिनों अटक, पेशावर, सवात और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बमबारी की जिम्मेदारी इन्हीं तीनों लोगों ने कबूल की थी। मेरी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। खबरें गर्दिश में थी कि उन तीनों दहशतगर्दों को किसी सियासी जमात के रहनुमा ने पनाह और माली मदद दी थी। स्क्रीन की सब रोशनी में साकित खड़े बराक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सासी जमात वासिफ मुनीर के बाप की होगी। हर कोई अपनी अपनी जगह सुन था। ये तस्वीर किसी खुफिया तरीके से ली गई थी और अब उन्हीं तस्वीर के जरिए कोई वासिफ के भाई को ब्लैकमेल कर रहा था। तस्वीर तक रसाई वासिफ के भाई की ईमेल से मिली थी। इन्हें लीक करो। कैप्शंस ऐसे डालो जिससे सवाल की गुंजाइश न रहे। मुझे आज शाम तक वासिफ मुनीर पर बात चाहिए। उसकी आवाज़, उसका लहजा, ये उम्मीदें नहीं था, ये सफाक था। उसकी आंखें इस वक्त तुरखम से खाली थीं। ये कहानी का हीरो तो दूर, विलन भी ना लगता था। बराक तेजी से आगे आया, मेरी का हाथ पकड़ा। पागल हो गए हो क्या? ये उसका खानदान तबाह कर देगा। मुल्क दुश्मन अनासिर कोई आम बात नहीं होते। देखो, देखो मेरी, हम सॉर्ट आउट। और मेरे खानदान का क्या? उसकी खाली खोखली आवाज से बराक कहते कहते रुका। अगर आज और अभी मेरे पास कोई हल ना होता तो मैं भी बर्बाद होता, कैसम भी। मगर अब वासिफ मुनीर बर्बाद होगा। जो मुझे बर्बाद करेगा मैं उसकी नस्लें तबाह करूंगा, और जो मुझे ऐसा करने से रोकेगा वो मेरा दोस्त नहीं। उसका फैसला अटल था। अगले चंद लम्हात स्लो मोशन में गुजरे। बराक उसे एक कॉल रिकॉर्डिंग दे रहा था जिसमें वासिफ बार बार उससे कैसम को धोखा देने को कह रहा था। वो कह रहा था कि वासिफ और बराक एक टीम बन सकते हैं। साथ उससे कैसम के चंद राज उगल दिए और यहाँ साबित हुआ वो विसल ब्लोअर। तस्वीर मीडिया पे गर्दिश करने लगी थी और चंद घंटों के अंदर अंदर मुल्क के कोने कोने में फैल गई। पूरे मुल्क में एक इंतशार सा फैल गया था। वासिफ मुनीर को उसके बाप समेत अरेस्ट कर लिया गया था। दुनिया जान न सकी ये क्या हो गया। वासिफ मुनीर चंद घंटों के अंदर बहुत कुछ खो चुका था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर धूम सी मची गई थी। चंद घंटों बाद कैसिम विक्टिम था, वो जिसे वासिफ मुनीर बर्बाद करना चाहता था, मगर वो बचा ली गई। मेहदी के मोबाइल पे कैस के 150 से शायद कॉल्स लगी थी, मगर वो एक भी नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद उससे नोटों के ढेर देकर उन तीनों लड़कों को रवाना किया। सब बच गया था, मगर मेहदी के अंदर के इंसान नहीं। सिक्योरिटी रूम के सोफे पे वो धीरे धीरे बैठता चला गया। बराक गर्दन झुकाए उससे करीब ही बैठा था। मेहदी का चेहरा सफ़ेद था, जिस्म कांप रहा था। ये तुमने क्या किया मेहदी? बराक शॉक था। मैं लोगों की फेरी टेल का हीरो था। उसकी आवाज़ में सदियों की थकान थी। आज मैं विलन से भी ज्यादा बुरा बन गया हूँ। उससे गर्दन सोफे की पुश पे गिरा दी। मेरी फेरी टेल बर्बाद होगी बराक। मेहदी कम्पीर ने अपनी सैनिटी खो दी। उसकी आंख से एक कतरा बहकर कनपटी में जज्ब हुआ। वो आज हार गया था अपने अंदर के शर से। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में था। फिर उससे खुद को गंभीर महल में कदम रखते देखा। बख्तियार, मकसूद, अनीसा सब उससे कुछ पूछ रहे थे और वो किसी से कुछ नहीं कह रहा था। वो अपने कमरे में जाने की बजाय कैस गंभीर के कमरे में आया। कमरे में आकर उससे जूते उतारे, कोट उतारा, मेज़ की दराज से गोलियों की शीशी निकाली और बगैर पानी की फांक ली। बेड पर चित लेटे हुए, उसकी आंखों के कोशे गीले हुए, फिर आंसू टूटकर बालों में जज्ब हुए। रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, खूब अंधेरा, गारों जैसा अंधेरा। अगला दिन, एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर चंद तस्वीर ने मुल्क के अंदर हलचल मचा दी थी। कमरे में बेड पे गुनूदगी में लेटे मेरी गंभीर का मोबाइल जोर जोर से बज बज कर खामोश हुआ जाता था। काफ़ी देर बाद उससे मुंदी मुंदी आंखें खोलकर मोबाइल देखा। गार्जियन कॉलिंग। भारी होते सर के साथ वो सीधा हो बैठा, मोबाइल कान से लगाया। ये आपने किया है ना? उसकी आवाज़ से मलामत, तासुफ तो कुछ नहीं था। मैं जानती हूँ ये आपने किया है। मुझ पे हंसने के लिए कॉल की है।
वो सपाट अंदाज में बोला, नहीं, हकीकत का आईना दिखाने के लिए। वो अस्पताल के बाहर जाने वाली राहदारी में थी। हाकिम नवाब का ऑपरेशन कामयाब हुआ था। आज उसकी वापसी थी। जब आप गैस और मेरे अंदर कीड़े निकालते थे, तब मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज आप भी हम जैसे स्याह हो गए हैं। मैं जज नहीं कर रही, लेकिन हकीकत यही है। जब कोई आपको तबाह करना चाहता है, तब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, उसे तबाह कर दो। ये किसी विलन का काम नहीं है, ये इंसान का काम है। हर इंसान यही करता है। वो रुकी। मेरी की तरफ से कोई जवाब ना आया। अगर आपको हल चाहिए थे तो मुझे कॉल कर लेते। दूसरी तरफ मेरी जोर से हंस पड़ा था। तुम्हारे पास हर मसले का हल होता है, कैस के पास भी। मेरे पास हमेशा बस दो ऑप्शन होते हैं, या मर जाओ या मार दो, और मेहदी ने हमेशा मार देने को चुना है। अब आप ठीक हैं? ये ख्याल नहीं तजस्सुस सा। मेहदी ने गहरी सांस ली, जवाब नहीं दे सका। जीनिया अब के नरम पड़ गई। मेहदी गंभीर, मेरी एक बात आज गौर से सुने। कोई भी इंसान अजीम नहीं होता। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। गालिब वही जज्बा आता है जो हमें फैसिनेट करे। आप पे बुराई कभी गालिब नहीं आ सकती। आ चुकी है जीनिया। मैं एक आदमी को तबाह कर चुका हूँ। उससे मलाल हुआ, क्योंकि उससे आपको तबाह करना चाहा। मैं नहीं जानती उसके पास क्या था, उससे आपसे क्या कहा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी गंभीर कभी किसी इंसान के साथ जुल्म नहीं कर सकता। आपने जो किया खुद को बचाने के लिए किया होगा। खुद को गिल्ट में मारे मत। मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं भूल सकता। मेरा दिल ये मानने को राजी नहीं। मैं एक बात कहूँ, उसकी आंखें गैर इंसानी हुई, चेहरे से हर तासुर गायब हुआ। मुझे कोई पछतावा नहीं। अगर 10 बार मौका मिला तो मैं 10 बार यही करूँगा। अगर उसने 100 बार मेरे खानदान को मैली आंख से देखा, तो मैं 100 बार उसकी आंख निकालूंगा। मैं सुरमाई नहीं हूँ। अगर कोई मेरे कारोबार, खानदान या फिर मुझ पे नाहक हमला करेगा, तो मैं स्याह हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्याह। वेलकम टू दी गैंग। वो मुस्कुरा कर बोली, शैतानी मुस्कुराहट। मेरी ने बगैर कुछ कहे कॉल काट दी। उसी पल उसके कमरे का दरवाज़ा एक धाड़ से खुला। बिखरे बाल, सिलवट सदा कोट और शौक लिए गैस अंदर आया। मेरी को देख उसके गले में एक बार गिल्टी सी उभर कर मुँह हुई। उससे कदम जामिद हो गए। उसे यकीन नहीं आया। उसे आज पहली दफ़ा उन सब सांखों से नफरत नहीं हुई। आज पहली मर्तबा उसे मेरी से खून की खुशबू आई थी। कोई उसके दिल को तेज़धार पर्ची से ची रहा था। उसका भाई, उसका मेहदी ऐसे कैसे कर सकता था? वो उसे बचपन से प्रोटेक्ट करता आया था, मगर उससे मेहदी को कभी मैदान में नहीं छोड़ा था। मेरी यकटक उसे देख रहा था। गैस छोटे को छोटे कदम लेता आगे आया और मेरी के एंड सामने आ रुका। उसकी आंखें अब भी बेयकीन थीं। ये तुमने क्या किया मेहदी? वो धीरे से उसके पास आकर बैठा। ये तुम नहीं हो। ये तुमने क्या कर दिया? उससे हाथ बढ़ाकर मेहदी के कंधे पे रखा। मैंने तुमसे कहा था ना, इस खानदान के लिए प्लीज कैस गंभीर बनेगा। मैंने कहा था ना। बेबसी, हाँ, अब उसके लहजे में बेबसी थी। कैस अब मेरे कंधों पे खड़ा था। तुम्हें उसका बोझ अपने सर लेने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था, तुम सब साफ रहोगे। कोई बुरा बनेगा तो वो कैस गंभीर होगा। मैंने कहा था ना। गुस्सा, अब उसे गुस्सा आया था। अगर मेरी उन सब के दरमियान फंस जाता, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता? सारी नफरत एक तरफ, मगर इन सब सांखों को बंद होते देखना उसके लिए अजियत की इंतहा होती। मुझसे मेरे खून ने कहा था। मेरी उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीख पड़ा। तुम लोग मुझे आउटकास्ट समझते हो। तुम मुझे मेरा मुकाम, मेरा मर्तबा नहीं देते। मेरी सब आंखों की वजह से मुझसे नफरत करते हो। लेकिन तुम सबने कभी इस सुर्खून पर गौर नहीं किया जो तुमसे मिलता है। उसकी आंखें गीली हो रही थीं, गर्दन की नसें उभर रही थीं। मैंने वो किया जो जमान गंभीर करता। मैंने वो किया जो सरवर गंभीर करता, और वो भी जो कैस गंभीर करता। मैं इस कारोबार को डूबने नहीं दे सकता था जिसे तुम्हारे और मेरे बाप ने खड़ा किया था। मैं उसे ये इजाज़त नहीं दे सकता था कि वो तुम्हें गिराए। कोई तुम्हें गिराएगा तो मेहदी गंभीर उन्हें चलने के काबिल नहीं छोड़ेगा। और मेहदी गंभीर ऐसा क्यों करेगा? इस सवाल पे मेरी चंद पल खामोश हो गया। गैस की स्याह आंखों में देखते हुए उससे धीरे से चंद अल्फाज कहे थे। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। जिंदगी में पहली बार गैस गंभीर के पास अल्फाज खत्म हो गए थे। वो टुकड़ टुकड़ मेहदी का चेहरा देखे गया। लेकिन तुम तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो। समझते रहो। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, तुम अपना। तुम्हें लगा होगा
कि मैं तुम्हारा कारोबार डुबो दूंगा, मैं कैसम को बर्बाद कर दूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगा। वक्त थम गया। कल रात से एक भी दफ़ा मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम कैसम को नहीं संभाल सकते, क्योंकि कल रात से एक दफ़ा भी मुझे कैसम का ख्याल नहीं आया। मुझे तुम्हारा ख्याल था मेदी। मैं कैसम के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। उसकी आंखें उनमें आज सुर्खी थी, बेकरारी भी। मेरी शलसा उसे देखे क्यों। मैं ऐसे 10,000 कैसम खड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना खानदान वापस नहीं ला सकता। अगर जिंदगी में कभी मुझे कारोबार या खानदान में से एक चीज चुनने को कहा गया तो तुम्हें चुनूंगा। और कैस गंभीर ऐसा क्यों करेगा? कैसे उसे देखा? वो आंखों में सवाल लिए उसे ही देख रहा था। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। अल्फाज में थी कि दिल पे शबनम के कतरे बनकर गिरे। कल रात की सारी रियासतें टिकाने लगी। गंभीर महल से खौफ के साए दूर हुए और ठंडी छाँव ने अपने पर फैला लिए। एक हफ्ता बाद। हेलो जीनिया हाकिम। हेलो मेरी गंभीर। कैसम के दखली दरवाजों से दाखिल होते दो लोगों ने एक दूसरे पर सलामती भेजी। मॉडर्न सलामती, कंधे पे बैग टकाए। तेज तेज कदम लेती सीनिया हाकिम उछलत में लगती थी, जबकि उसके साथ चलता मस्त मलंग मेहदी। भला उसे किस बात की जल्दी होनी थी? एक बात बताओ जीनिया, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी फेवर दी है, तुम उसके बदले मुझे क्या दोगी? लिफ्ट के दरवाजे पे ठहरकर सीनिया ने गौर से उसे देखा और उसकी फेवर याद करने लगी। मेरा मतलब है वो मेहदी जिसके लड़कियां मन्नत के धागे बांधती हैं, वो तुम्हें मुफ्त मिल गया। नुकसान तो मेरा हुआ है ना। जाहिर है तुम कभी मुझे अपना सरताज मानोगी नहीं और मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, वर्कर्स बाहर निकल रहे थे। लिफ्ट खाली हुई तो दोनों अंदर सवार हुए। सच शुक्र लिफ्ट खाली थी। अब जो भी हो, एक बार निकाहनामा साइन करने के बाद मैं तो पहले जैसा नहीं रहा। मुझ पर पट्टा तो लग गया ना। काश वो बट्टा लोहे को पिघलाकर आपके माथे पे लगाया जाता। सीनियर ने लिफ्ट के बटन दबाते हुए कहा। अब यहाँ मैं नहीं कह सकता। मलका को शौक सलामत, माथे और बहुत। कभी कभी तुम बहुत ज्यादती कर जाती हो मेरे साथ। वो खफा हुआ। कहिएगा भी मत, वरना ये मलका अपने शौक जितनी जल्दी हो सके पूरे करती है। वो चिताकर बोली। मेरी ने बेख्तियार अपने माथे को छुआ, फिर जोशी से ली। तुम बहुत ही चालाकी से मौजू बदल रही हो, लेकिन मैं बदलने नहीं दूंगा। बताओ तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? जीनिया ने करा कर आंखें बंद की। मैं कोई अमीर थोड़ी ना हूँ। यह सब मैं अब भी अंडर ट्रेनिंग हूँ, और जब तक ये ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हो जाती कोई खास सुनहा नहीं मिलेगी। कैसम की बात कौन कर रहा है? लोहे के पट आपस में जुदा हुए। मेरी और जीनिया एक साथ बाहर आए। मेरी नजरें तो उन पैसों पे हैं जो तुम सीएसएस के बाद कमाओगी। जीनिया ने मार्बल के फर्श पे बाकायदा एड़ियों के बल घूमकर उसे देखा था। आप मेरे पैसों पे किस हिसाब से नजरें जमा के बैठे हैं? अबरू उठाकर धुंधे से सवाल किया। आह, बेवकूफ औरत। तुम उस पैसे से मेरा वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर करना, हम दोनों एक साथ कारोबार करेंगे। वो दोनों एक बार फिर राहदारी में चलने लगे थे। फिर क्या ख्याल है, तुम मेरा वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर करोगी? वर्ल्ड टूर नहीं, हाँ अलबत्ता नारायण कागान टूर जरूर स्पॉन्सर कर सकती हूँ। वो चलते चलते रुकी। वैसे भी टूर तो टूर होता है ना, चाहे नारायण का हो चाहे नॉर्वे का। मेरी सदमे से उसे देखे गया, फिर गुस्से से अपनी जेब से चंद सिक्के निकाल कर उसके पास हाथ पे रखे। ये रख लो, बहुत गरीब हो, काम आएंगे। जल कर कहता वो जाने को मुड़ा। सीनियर ने मुस्कुराहट दबाई। थैंक यू सो मच, इससे एक चाय का कप जरूर आ जाएगा। 5 रुपए का चूहा मार भी खरीद लो, पीकर अल्लाह को प्यारी हो जाना। उसके पैसे तो देते जाएं। सीनियर ने हाँक लगाई। किसी खोके वाले से उधार करवा लो और वारसीन के खाने में मेरा नाम दर्ज करवाना। तुम्हारे मरने के बाद मैं पैसे दे दूंगा। वो तो चल पुन ही गया था। सीनियर मुस्कुराकर सर झटकते आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो गैस के ऑफिस में बैठी थी। कुछ तस्वीर के मुख्तलिफ रंगों में निकली प्रिंट आउट्स उसे दिखाते हुए वो मसरूफ लग रही थी। गैस अलबत्ता आज मुख्तलिफ मूड में था। एक भी प्रिंट अच्छा नहीं आया, इनको दोबारा प्रिंट करवा कर लाओ। राय बहादुर साहब ने हुक्म दिया। लेकिन ये सब। मुझे वो स्नेक पीक वाला आइडिया अब समझ आया है। उसकी बात पूरी होने से कबल वो बोल उठा। उस पर काम शुरू कर दो, 2 दिन में मुझे ये काम मुकम्मल चाहिए। लेकिन मैं कैसे काम शुरू कर दूं? मुझे वीडियोग्राफी नहीं आती, मैं सिर्फ तस्वीर खींच सकती हूँ। जीनिया रूहान सी हुई। चंद मिनट कबल मेहदी के साथ खड़ी हंसी हुई सीनिया कोई और थी। तुम यहाँ किस लिए हो मिस हाकिम? वो ठंडे से लहजे में कह रहा था। तुम यहाँ अंडर कोर्स हो, इसलिए सीखो। जो नहीं आता उसे सीखो। तुम मुझे मशवरे देने के लिए हो, ये याद है, मगर तुम मेरी मताहत हो, ये मत भूलो।
लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। आखिर तुम कौन सी बात कहाँ लेकर जा रहे हो? ज़ीनिया को समझ न आया आखिर इस आदमी को हुआ क्या था। तुम कितनी बहस करती हो? इस एटीट्यूड के साथ जॉब्स नहीं चलती मिस हाकिम। आप चाहते क्या हैं सर? एक ही बार बता दें। जवाब ना दूँ तो आपको एटीट्यूड लगता है, देती हूँ तो बदतमीज़ी। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपने ऊपर और कैसिम के मामलात पे काम करें। सुस्सी और काहली छोड़ दें। जाएं, दूसरे प्रिंट आउट्स निकाल कर लाएं। वो हाथ चल कर बोला। सीने ने काटदार नसों से देखा, सारे कागजात समेटे और श्योर सर, जो आप कहें। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी पल हदीबा कॉफ़ी और चाय की मग लिए अंदर दाखिल हुई। सीने ने ठहर कर अपना कप उठाना चाहा मगर गैस की आवाज़ पे रुक गई। मिस जीनिया हाकिम चाय नहीं पिएंगी। वैसे ही ज़्यादा चीनी लेने की वजह से इनका दिमाग काम करना छोड़ दिया है। जीनिया के तो सर पे लगी तलवों पे बूझी। वो बाहर निकली और दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ मारा। इतना कि हदीबा उछल कर खड़ी हुई और गैस वो ठीठ अपने कारनामे पे हंस पड़ा। हदीबा ने हैरत से उसे देखा था। सर, क्या वो लड़की आ गई है जो दरवाज़ा मुंह पे मारने के अंदाज से मारे फिर भी बुरी ना लगे? गैस पुरस्कार सा मुस्कुराया, गर्दन तिरछी करके उसे देखा और धीरे से कहा, लगता तो यही है। क्या लगता है? उसे जानने को जुनून हुआ। गैस मुस्कुराया। यही कि मुझे मर्दों के झुरमुट में एक हकीकी औरत मिल गई है। अदीबा चेहरे पे हाथ रख के पीछे हुई, आंखें गोल अंदाज से घूम गई। उस पहर उस पल कहानी ने रुख बदला था या फिर असल रुख दिखाया था। कहानी एक तकून थी जो सब आंखों से गैर मशरूत फायदे दिलाती थी। मलका बद को मजबूर करती थी कि वो पत्थर को मोम करे और स्याह आंखों वाले सफाक शख्स से हमदर्दी की बुनियाद बनवाती थी। हाँ, कहानी एक तकून थी जो उन तीनों को जोड़ने, तोड़ने, बिस्मिल बनाने के लिए लिखी गई थी।